हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। वेरी गुड मॉर्निंग सारे बच्चों को मेरी तरफ से। मेरा नाम है कुशल राज मिश्रा और हम लोग आ चुके हैं हमारे सबसे पहले लेक्चर माइंड मैप सीरीज। सही है, जैसा कि एनडी सर ने आपको प्रॉमिस किया था, मैंने उस दिन आपको प्रॉमिस किया था। वेटेज वाले चैप्टर के अंदर भी मैंने उस पर वीडियो के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि भैया मैं बहुत जल्द आपके लिए मोल कॉन्सेप्ट का माइंड मैप लेकर के आने वाला हूं। तो बच्चों हम लोग आ चुके हैं हमारे माइंड मैप सीरीज़ के साथ। तो बने रहिए और देखते जाइए, चीज़ों को समझते जाइए। हर एक चीज़ बहुत डिटेल में नहीं बता करके इस तरीके से बताऊंगा कि तुम्हें लगेगा कि यार हाँ ये चीज़ मेरे समझ में आ गई। क्वेश्चन आएगा तो मैं फोड़ दूंगा, मेरे को केवल क्वेश्चन फोड़ने से मतलब है। साथ में यहाँ पर ये भी बताऊंगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस देखे गए, ठीक है ना। तो तुमको ये भी अंदाजा लगेगा कि हाँ यार इन चीज़ों पर मुझे फोकस थोड़ा सा ज़्यादा करना है। सही है, चलिए। तो सबसे पहला जो हमारे पास आता है बेटा, वो आते हैं हमारे पास रासायनिक संयोग के नियम। ठीक, एक क्वेश्चन यहां से आता ही आता है और इस वाले से तो पर्टिकुलरली नीट 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, फिर 20 में आया हुआ है, शायद 22 में भी आया हुआ है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है बेटा रसायन विज्ञान के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, उसमें भी फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। क्यों? क्योंकि ये जो है बेटा आपकी सभी की सभी रासायनिक अभिक्रियाओं का आधार है ना। इसी के बिहाफ पर हम अभिक्रिया करते हैं। इसी के बाद में जाकर के एक नियम बना जिसे हम कहते हैं परमाणु संरक्षण का नियम, वो भी आगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, जिससे रस समीकरण मिति के स्टोइकोमेट्री के बहुत सारे सवाल सॉल्व किए जाते हैं। राइट, आजा देख। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है भैया? लेवोशियर ने दिया था, तेल लेने जाए हमें क्या मतलब, किसी ने भी दिया है ना। द्रव्य को न तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है ना। यानी कि किसी भी अभिक्रिया में अभिकारक का जो द्रव्यमान है वह ही पूरा परिवर्तित होकर किस में चला जाएगा? उत्पाद के उसमें चला जाएगा, द्रव्यमान में। ठीक, जैसे देखो एग्जाम्पल एक छोटा सा कि 2 mg 2 गुणा 24 कर लिया, 1 गुणा 32 कर लिया, 48 पर 32 कितना ग्राम हो गया बेटा? 80 ग्राम हो गया। यहां अगर देखूं तो 2 गुणा 24 प्लस 16 40 करोगे, कितना आ जाएगा? 80 ग्राम आ जाएगा। बोला आएगा कि नहीं आएगा? बोला आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो दोनों तरफ द्रव्यमान क्या रहेगा बेटा? समान रहेगा, अभिकारक का और उत्पाद का। ऐसे ही एक और देख, C + O2 44, 12 + 32 44। इस नियम का अपवाद क्या है? जहां पर आइंस्टीन का नियम लागू होता है, नाभिकीय अभिक्रिया, है ना। नाभिकीय अभिक्रिया में कभी भी आपके जो है द्रव्यमान समान नहीं रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें से कभी एक न्यूट्रॉन बाहर निकल जाएगा, कभी एक न्यूट्रॉन जुड़ जाएगा, ठीक है ना। तो न्यूट्रॉन जुड़ेगा तो द्रव्यमान पर एक सिग्निफिकेंट फर्क आएगा कि आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि अरे यार ये क्या हुआ अचानक से, यार यहाँ तो द्रव्यमान अलग था, यहाँ अलग कैसे हो गया। तो इस तरीके का आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है बेटा। तो यहाँ से सवाल आया हुआ है, क्वेश्चन कैसे आता है आपको। मान लो यहाँ तो चलो अपन ने मोल से इसको निकाल दिया, 2 गुणा 24 48 करके निकाल दिया इसको, ठीक है। मान लेते हो यहाँ पर कोई द्रव्यमान, जैसे मान लेते हैं कि 5 ग्राम मैग्नीशियम है, 10 ग्राम O2 के साथ जलाया गया, बताओ MgO कितना बनेगा? या MgO 15 ग्राम बन के तैयार हो गया। बताइए यह किस नियम का पालन करता है? तो भैया ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है। फिर आप उसको 2 गुणा 5 नहीं करोगे क्योंकि अब द्रव्यमान दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ नहीं था इसलिए हमने गुणा करके निकाला। बात समझ में आई मेरी? एकदम क्लियर है। यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए शुरुआत ही हमने यहाँ से की है। ठीक, 9वीं क्लास पढ़ लेते हैं। अगला सुनो, निश्चित अनुपात का नियम, ठीक है, इसे प्राउस्ट ने दिया था। अब प्राउस्ट और लेवोशियर दोनों थे दोस्त, दोनों दोस्त थे, बढ़िया एकदम। तो इस नियम के अनुसार क्या कहा जाता है कि किसी भी रासायनिक यौगिक के सभी शुद्ध नमूनों में उसके अवयवी तत्वों का द्रव्यमान अनुपात समान रहता है। जैसे CO2 में अगर मैं बात करूं तो CO2 में क्या है बेटा? अनुपात है 12:32 या 3:8। H2O में अगर देखूं तो 2:16 और 1:8। तो देखो ऑक्सीजन यहां पर भी 8 के अनुपात में है और ऑक्सीजन यहां भी 8 के अनुपात में है। बात समझ में आई? ऐसे मान लो अगर मैं CH4 ले लूं, क्या ले लूं बेटा जी? CH4 ले लूं, तो देखो ये 12:4 कितना आ गया बेटा? बोल कितना आ गया बेटा? यहां पर मेरे पास बोल 3:1। ओहो 3:1। तो देख 3 अनुपात आया कार्बन का, 3 अनुपात था कार्बन का, था कि नहीं? सिमिलरली यहां पर 1 अनुपात आया हाइड्रोजन का, तो देख 1 ही अनुपात था हाइड्रोजन का। है किन पर लागू नहीं होगा? तो नॉन स्टोइकियोमेत्रिक यौगिकों पर लागू नहीं होगा। किन पर लागू नहीं होगा जी? नॉन स्टोइकियोमेत्रियों पर। नॉन अगर इसको हम कहते हैं कि अरस समीकरण मितीय, अरस समीकरण मितीय यौगिकों पर लागू नहीं होगा। यौगिकों पर लागू, पाए लागू है ना, पर लागू नहीं होगा। ठीक, ध्यान रहेगा, सिंपल है एकदम। क्यों? क्योंकि अरस समीकरण मितीय है, उसके अंदर कभी भी अनुपात फिक्स नहीं होते हैं यौगिकों में। जैसे आपने कभी देखा है ऐसा यौगिक, देखा है आपने कभी कि Ni 0.960 O। अब इसे बताओ 0.96 अनुपात 1, ये कौन सा अनुपात है?
ये कोई अनुपात थोड़ी है, अरे है क्या ये कोई अनुपात? कोई अनुपात नहीं है, तो इसलिए इन पर ये लागू नहीं होता बेटा। ठीक, अगला देख, अगला नियम क्या है? अगला है बेटा गुणित अनुपात का नियम। डाल्टन साहब ने दिया था। डाल्टन का बहुत तगड़ा योगदान है परमाणु संरचना के अंदर, ध्यान रखना। अपन सब कहते हैं कि डाल्टन का पूरा मॉडल गलत था, लेकिन उस टाइम के हिसाब से मॉडल बिल्कुल सही था। ठीक है जी, आइए तो क्या कहते हैं, अगर कोई भी दो तत्व है ए और बी, वो एक साथ में जुड़ जाएं, क्या हो जाए? वो एक साथ जुड़ जाए, एक से अधिक अगर यौगिक बना दें, क्या बना दें? एक से अधिक यौगिक। गौर से समझना, ये थोड़ा सा टिपिकल लगता है, कई बार सुनने में कठिन लगता है सुनने में, लेकिन देखो तुम्हारे लिए आसान बना दूंगा इसको। क्या कहा जा रहा है? अगर कोई भी दो तत्व ए और बी आपस में अभिक्रिया कर लें, संयोग करके कोई नया वो बनाने हैं यौगिक, और दोनों तत्व समान है ना, दोनों तत्व समान है, लेकिन एक का जो द्रव्यमान है उसको निश्चित कर दो। जैसे यहां पर ये 12 है और यहां पर ये 12 है और यहां पर भी ये 12 है। दूसरे का जो अनुपात होगा भार का, वह एक सरल अनुपात होगा। जैसे यहां पर 16, यहां पर 32, तो 16:32 कितना आ गया? 1:2। H2O और H2O2, तो देखो हाइड्रोजन का मास तो द्रव्यमान तो क्या है? कांस्टेंट, 16:32, 1:2। सही है। ऐसे मान ले अगर मैं तेरे को कह दूं कि NO, मैं तुझे कह दूं N2O, फिर मैं तुझे कह दूं बेटा NO, फिर मैं तुझे कह दूं N2O3, फिर मैं तुझे कह दूं N2O4, ठीक है, फिर मैं आपको कह दूं भैया N2O5, है ना, और इसको अपन 2NO कर लेते हैं, क्योंकि सारे मान अपने को कैसे चाहिए? एक जैसे चाहिए ना। तो देख नाइट्रोजन सब में 2 है कि नहीं है बेटा? N2 चल रहा है कि नहीं चल रहा है? यहाँ पे देख N2। तो ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान है, इसका ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान है वह एक सरल अनुपात में आ जाएगा। एक सेकेंड, है ना, तो ये आ गया बेटा 1:2:3:4:5। अब अगर तुम गौर से देखोगे तो यही नाइट्रोजन की संयोजकताएं भी हैं, नाइट्रोजन की संयोजकता। आगे जाकर के जब अनुपात बड़े होने लगते हैं ना, तो यही जो पहला वाला आपका तत्व है उसकी संयोजकता भी बन जाती है। आप देखोगे यहां पर नाइट्रोजन +1 में है, यहां पर +2 में है, यहां पर +3, +4 और +5 के अंदर है। क्लियर है? आसान है ना एकदम, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बिल्कुल सिंपल सी चीजें बता रहा हूं तुम्हें, ठीक है ना? सिंपल बता नहीं रहा हूं, सिंपल बना दिया है तुम्हारे लिए, है ना। अगला आता है मेरे पास व्युत्क्रम अनुपात का नियम, ठीक है ना, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल। रिचर्ड ने दिया था, ठीक, गौर से समझना। जिस भारानुपात में दो तत्व ए एंड बी अलग अलग किसी तीसरे तत्व के साथ, ठीक है ना, एक निश्चित भाग से सहयोग करें, तो ए और बी उसी भारानुपात में, उस भारानुपात के किसी सरल गुणांक में परस्पर संयोग करेंगे। जैसे H2O में, जैसे मान ले C और O ने संयोग किया, क्या बनाया? CO2। तो यहां पर 12:32, सही है, 3:8, है ना। यहां आएगा तो 12:4 यानी कि 3:1। अब अगर मैं H2O को जोड़ूं तो उसका अनुपात भी 1 रहेगा और इसका सरल अनुपात भी 8 ही आएगा, यानी 1:8 आएगा, जो हम लोगों ने पहले से पढ़ा है। देखो कहां पे, ये रहा 1:8, 3:8 और 3:1। बोल है कि नहीं? सेम वैसा ही है एकदम, अलग से तो कुछ नहीं है इसके अंदर, है ना। ये इसका एक एग्जाम्पल है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हो गए भैया समान अनुपात वाले। सिंपल चीजें जो आपको पढ़ के याद रखनी कि इन नियमों में ऐसा होता है, नियम याद होने चाहिए, तब जाकर आप किसी भी क्वेश्चन में पता लगा पाएंगे कि इसमें कौन सा रासायनिक संयोग का नियम लगा है। क्लियर? आगे सुन, अगला है बेटा गैसीय आयतन का नियम। वेरी इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। सुन लो, गैलुसेक ने दिया था, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, गैलुसेक ने जितनी भी चीजें दी हैं, सुन लो, वह आयतन से संबंधित है, ये ध्यान रखना। गैलुसेक ने जितनी भी चीजें दी है वह आयतन से संबंधित है। अवोगाद्रो ने जितनी चीजें दी हैं वो मोल से संबंधित है। राइट? आजा, अगर कोई भी दो गैसीय तत्व परस्पर संयोग करें, है ना, तो अभिकारक एवं क्रियाफलों के आयतन एक सरल पूर्णांक अनुपात में होते हैं। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये कुछ ऐसा नहीं है जैसा द्रव्यमान का संरक्षण नियम था। अरे हाँ या ना बोल यार, समझ में नहीं आ रहा क्या तेरे? देख सुन क्या कह रहा है, अगर इसका 1 इकाई आयतन मेरे पास है, इसका 1 इकाई आयतन मेरे पास है, तो इसका 2 इकाई आयतन मेरे पास बना, तो 1 और 1 2 होता है वैसे सामान्यतः देखा जाए, लेकिन फिर भी ये किस में रहेंगे? आयतन हमेशा समान अनुपात में रहेंगे। किस में रहेंगे बेटा? समान अनुपात में। अगर आयतन मिल जाएगा तो पहले उसे द्रव्यमान में बदला जाएगा, वो आगे सीखेंगे अपन मोल के अंदर। तब तक के लिए शांति से बैठे रहो, पढ़ते रहो, समझते रहो चीजों को। तो ये एक सरल अनुपात है, 1:1:2। यहां देखूंगा तो 1:3:2 एक सरल अनुपात है, यानी उनका जो आयतन है, गैसीय आयतन जो है वह एक सरल अनुपात में होता है। ठीक है, ये हैं आपके कुछ रासायनिक संयोग के नियम।
अगला आवोगाद्रो जैसी आएगा तो समझ जाओ भैया, ताप व दाब की समान स्थिति में सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। अगर मैं तुम्हें ये कह दूं कि भैया ताप और दाब को कांस्टेंट कर दो, नियत कर दो ताप और दाब को, ताप भी कांस्टेंट दाब भी कांस्टेंट, यानी कि अब गैस की अवस्था पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि गैस की अवस्था को प्रभावित करने वाले केवल दो कारक, पहला है टेम्परेचर, दूसरा है प्रेशर, पहला है तापमान, दूसरा है दाब। हाँ या ना? बिल्कुल सही। तो अगर ताप और दाब को कांस्टेंट कर दूं, ताप और दाब को क्या कर दूं, जल्दी बोल, फटाफट कांस्टेंट कर दूं, अगर कांस्टेंट कर दिया बेटा तो इसका मतलब अब कोई भी गैस उतना ही आयतन घेरेगी उस पर्टिकुलर अमाउंट के ऊपर। ठीक है, जैसे अपन मोल में पढ़ते हैं, तुम सबने सुना होगा कि समान नियत ताप व दाब पर किसी भी गैस का एक मोल एनटीपी के अनुसार 22.4 लीटर और नए एसटीपी के अनुसार 22.7 लीटर, ऐसे टीपी के ऊपर 24.8 लीटर आयतन को घेरती है। ठीक है, ये हमारे पास कुछ चीजें हैं। तो ये आपके पास अगला नियम हो गया साहब, ताप व दाब की समान मात्रा पर। सर आपने कहा था आवोगाद्रो मोल से काम करता है, बिल्कुल मोल से काम करता है। इसका एक नियम और होता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, है ना। ये अणुओं की संख्या कहाँ से निकालोगे, मोल से ही तो निकालोगे। अणुओं की संख्या कहाँ से निकालोगे, मोल से ही तो निकालोगे। सर मोल कहाँ है, अभी सीखने वाले हैं 1 मिनट में। ठीक है, आगे देख, अब आते हैं हमारे पास 3 चीजें, परमाणु, अणु एवं रासायनिक सूत्र। परमाणु, अणु एवं रासायनिक सूत्र। देख परमाणु क्या होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। सबसे पहले परमाणु क्या होते हैं, तो परमाणु वो है बेटा जो, या अपन ऐसा कहें कि तत्व की सबसे छोटी इकाई, तत्व की सबसे छोटी इकाई, है ना, तत्व की सबसे छोटी इकाई जो स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकती, जो स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकती। ठीक, सबसे पहली चीज। दूसरा, अणु क्या होता है, तो तत्व की सबसे छोटी इकाई जो स्वतंत्र रूप में रह सकती है, रह सकती है। लिख ही देता हूं, कई बच्चों को दिक्कत आएगी। अरे चेंज हो जा रहे हैं रामलाल, ये तो पीला लाल है। तत्व की सबसे छोटी इकाई, है ना, जो स्वतंत्र रूप में रह सकती है, स्वतंत्र रूप से रह सकती है। अगर मैं आपको कभी भी कहूंगा ना बेटा हाइड्रोजन, तो आपके दिमाग में H नहीं आएगा, आपके दिमाग में H2 आएगा, और अगर नहीं आता तो H2 आना चाहिए। मैं अगर आपको कहूंगा ना ऑक्सीजन, तो आपके दिमाग में O नहीं आएगा, आपके दिमाग में O2 आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन अस्तित्व में है O2 के रूप में, O के रूप में अस्तित्व में नहीं है। अकेली O को तो नवजात ऑक्सीजन कहा जाता है, जो कि बहुत प्रबल ऑक्सीकारक होती है। ठीक है ना, वो आसानी से चुपचाप बैठने वाली नहीं होती है। अगर मैं आपको कह रहा हूँ ना फ्लोरीन, तो आपके दिमाग में F नहीं आएगा, आपके दिमाग में F2 आएगा। अगर मैं आपको कह रहा हूँ ब्रोमीन, तो आपके दिमाग में Br2 आएगा। बेटा समझ पा रहे हो ना मेरी बात को, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो ये वो तत्व है, सबसे छोटी इकाई है, वह इकाई है जो स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकती, वो परमाणु है। जो रह सकती है वो अणु है। रासायनिक सूत्र, अणुओं से मिलकर बनने वाला, या अपन कहें अलग अलग परमाणुओं से मिलकर बनने वाला एक सूत्र है। ये परमाणुओं के संयोग से बनता है, ध्यान रखना। ये अणुओं के संयोग से नहीं बनता है, यह है परमाणुओं के संयोग से बनता है। किससे बनेगा ये, परमाणुओं के संयोग से। बस इतनी बातें ध्यान रखनी है। तुम ये मत सोचो कि बहुत ज़्यादा पढ़ना है, लंबा चौड़ा पढ़ना है, वो हम पढ़ेंगे जब वन शॉट कराऊंगा आपको। वन शॉट सीरीज में बहुत तगड़ा पढ़ाऊंगा, इतना कि तुमने सोची ना होगी, समझ गए ना। लेकिन अभी के लिए इतना बहुत है, तुम्हारे क्वेश्चन निकलेंगे धड़ाधड़। हम अगले लेक्चर में इसके क्वेश्चन पे भी बात करेंगे, ठीक है ना। अगले लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन पे भी बात करेंगे बेटा, ठीक। तो अगला हमारे पास आ जाता है, ये देखो परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या क्या होती है। तो कार्बन है ना मानक, या फिर कार्बन समस्थानिक 12 को मानक मानते हुए परमाणु भार को परिभाषित किया जाता है। तो किसी तत्व का एक परमाणु C12 परमाणु के एक परमाणु के 1/12वें भाग से कितना भारी है ना। तुलना में जितना गुना भारी होता है वह संख्या उस तत्व का परमाणु भार कहलाती है। तो देख क्या कह रहे हैं यहाँ कि भैया अगर मैं परमाणु भार, एटॉमिक मास, है ना, AM लिखेंगे, इसे निकालना चाह रहे हो तो तुम लिखोगे कि ऊपर वाले का पहले द्रव्यमान बताओ, मान लो x है, नीचे वाले का 1/12 गुणा कार्बन 12 का द्रव्यमान, ठीक है ना, ऊपर किसी तत्व का द्रव्यमान। तो बेटा ये दोनों के दोनों द्रव्यमान या भार हैं, तो यह तुम्हारी इकाई रहित
परमाणु भार कैसा होता है बेटा? इकाई रहित होता है। क्यों? ऊपर भी है नीचे भी है, मर जाएंगे आपस में लड़के, खत्म, निपट जाएंगे। सही है ना? असल में हम जो पढ़ते हैं वह पढ़ते हैं द्रव्यमान संख्या। क्या पढ़ते हैं बेटा? द्रव्यमान संख्या। और औसत परमाणु भार, औसत अणुभार को पढ़ा जाता है जब भी पढ़ा जाता है। औसत अणुभार तो नहीं कहते, खैर औसत अणुभार का इस्तेमाल तो हम लोग करते हैं जब गैसीय है उसकी बात करते हैं, लेकिन औसत परमाणु भार तो हम लोग सब जगह पढ़ते हैं। पॉइंट में तुम देखते हो ना, पॉइंट में जो भार होता है वो इसकी वजह से आता है, ठीक है ना, वो इसकी वजह से आता है जब भी आता है, ये ध्यान रखना। ठीक, चल ऐसे अगर अब जैसे इसके अंदर कुछ कुछ परमाणु भार है, जैसे हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 होता है, 1 AMU, यानी कि यह C12 से कितना कम है? बराबर है लगभग 1 AMU आएगा इसका मान। अगला देखूं हीलियम तो 4 AMU है ना, ऐसे ही लिथियम 7 AMU। और मेरी मानो जितना समय तुम्हारे पास है उतने समय के हिसाब से डायरेक्टली इनको याद कर लो। हालांकि ये भी एक बार प्रीवियस ईयर में पूछा क्वेश्चन, लेकिन काफ़ी समय पहले 12-13 साल हो गए जब पूछा हुआ सवाल है कि परमाणु भार की जो सही इकाई है वह है, तो परमाणु भार असल में कैसा होता है बेटा? इकाई रहित होता है, उसकी कोई इकाई नहीं होती। ये ऑप्शन में था। बच्चे करके आए AMU, बच्चे करके आए ग्राम प्रति मोल, है ना, नहीं होता है। परमाणु भार वास्तव में एक इकाई रहित राशि है। क्यों? क्योंकि आपके पास ऊपर भी द्रव्यमान है और नीचे भी द्रव्यमान है। ठीक है ना, लिख देता हूँ, x का भार है द्रव्यमान जो भी है ना, x का द्रव्यमान नीचे C12 का द्रव्यमान, दोनों आपस में कैंसिल आउट, इकाई रहित राशि है। अणुभार अगर देखूं तो किसी यौगिक का एक अणु कार्बन 12 के एक परमाणु के भार का एक बड़ा भार से जितना गुना भारी है उस यौगिक का अणुभार कहलाते हैं। ठीक है ना? वैसे अपन कैसे निकालते हैं? जैसे मान लें NaCl का निकालना चाहता हूँ, Na का कितना होता है? 23, Cl का होता है 35.5, तो ये आ गया बेटा 58.5, है ना। आगे हम लिखते हैं AMU। अब पुराने जो साइंटिस्ट है ना उनमें हो गई विवाद, उनका क्या हो गया बेटा? एक विवाद हो गया, उनमें लड़ाई हो गई, कह रहे ऐसे कैसे, AMU का इस्तेमाल तो हम इसके लिए करते हैं परमाणु के लिए, है साला। कोई बात नहीं, एक शाणा आया, वो पता क्या बोला? ये ऐसे नहीं मानेंगे, इनका तो गेम बजाना पड़ेगा। गेम बजाना पड़ेगा? बोले हाँ। बोले कैसे? उसने मेरे से पूछा, सर हाँ आपसे एक छोटी सी राय लेनी है। मैंने बता क्या राय लेनी है? यार सर ये AMU यूनिट है ना, बोले हाँ सर, इसका फुल फॉर्म होती है एटॉमिक मास यूनिट। क्या होती है इसकी? एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो मैंने कहा इसमें तो मैं दिक्कत कहाँ आ रही है वो बता भाई। एक AMU को दूसरे AMU से जुड़ेगा तो AMU ही तो आएगा, कुछ और थोड़ी आएगा। बावड़े हो गए क्या? बोले सर नहीं मान रहे, मैं नहीं मान रहे, काम कर AM उड़ा दे। क्या उड़ा दे? यहाँ से AM उड़ा दे। तो सर क्या छोड़ दूं? बोले केवल U छोड़ दे। क्या छोड़ दे? U। अब वो हो गया राजी, बोले हाँ सर ये काम कर देता हूँ। फटाफट क्या बोल गया? AM हटा दिया, U जोड़ दिया। वो ये भूल गया कि गुरुजी से ये तो पूछना था कि U का मतलब क्या होता है। वो ये भूल गया मेरे से पूछना कि सर U का मतलब क्या होता है। तो हमने बोला, वापस आया लात खा के, हट साले कुछ भी लिख देता है। मेरे पास आया कि सर वो तो लात मार दी मेरे। मैं बावड़ से पूरी बात ही नहीं सुन के गया, पूरी बात तो सुनता। AM को हटाया वहां तक तो ठीक है, AM को हटाया वहां तक तो ठीक है, लेकिन ये U लगा रहा है, इसका मतलब है यूनिफाइड मास, एकीकृत द्रव्यमान। दोनों को साथ में जोड़ दिया, इसका मतलब इनका एकीकरण कर दिया, इनको यूनिफाई कर दिया, इसलिए इसे यूनिफाइड मास बोल दिया, इसलिए U लगा दिया। वो खुश होकर बताया, सबने उसको कंधे पे उठा लिया, बोले वाह 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 वाह, मजा आ गया। असल में AMU और U में कोई फर्क नहीं है। असल में AMU और U में कोई फर्क नहीं है, दोनों की दोनों समान राशियां हैं। दोनों क्या हैं बेटा? समान राशियां हैं। बोल चमका के नहीं चमका? अरे बोल चमका के नहीं चमका? बहुत बढ़िया बात ध्यान रहेगी कि कब U लिखा जाता है और कब AMU लिखा जाता है ना। हालांकि दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही राशियां हैं। अगला सुन, जब तत्वों के परमाणु भारों को ग्राम में प्रदर्शित कर दिया जाए तो उसे कह देंगे ग्राम परमाणु भार। क्या कह देंगे उसे? ग्राम परमाणु भार। तो सुन, 1 ग्राम परमाणु भार कितना है? 23 ग्राम ऑफ Na। 1 ग्राम परमाणु भार कितना है इसका? 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम। अब इसका मतलब समझिए क्या कहना चाह रहा है। ये है बावड़ा, है ना, इसको समझाना नहीं आता। सर बनाई तो आपने, यहाँ बनाई मैंने है, पर ये जहाँ लिखी हुई है ना, जैसे मैंने इसको लिखा तो मैंने कहा एक बार तो इसको लिख लेते हैं। अब समझाऊंगा तो मैं देखो तरीके से। पहले वाली बात समझ में आई ना, AMU और U वाली कहानी, वैसे इसकी भी एक कहानी है। हुआ ये कि 1/12 गुणा C12 के एक परमाणु का भार जो होता है इसको 1/Na ग्राम लिखा जा सकता है। 1/Na ग्राम लिखा जा सकता है, यानी कि 1/6.022 गुणा 10⁻23 ग्राम लिखा जा सकता है। ये डिस्कवरी की गई थी, लेकिन जो ग्राम अणुभार दे रहा था उसे इस बारे में पता नहीं था। तो फिर से वो किसके पास आएगा? वो मेरे पास आएगा। बोले सर हाँ समस्या हो गई। बोले क्या? AMU और U में तो हमको कोई द्रव्यमान ही नहीं मिल रहा, हमको तो सारे ग्राम में मिल रहे।
मैंने कहा यार कोई बात नहीं, तो क्या करना है बता। सर देखो क्रेडिट आपको 1% नहीं दूंगा क्योंकि आप मेरे गुरु हो, है ना, लेकिन आप मुझे बता दो करना क्या है। तो हमने कहा आजा सुन यार, मैं बैठा बैठा कैलकुलेशन कर रहा था, तो ये जो मान इसका आता है ना, वही मान इस वैल्यू का आता है। इसको तू ग्राम में ले जाके बता दे उनको, इसको तू किसमें बता दे, ग्राम में ले जाके बता दे कि भाई इसका मान इतना आता है, ठीक है। इसी को एक AMU बोला जाता है, इसी को क्या बोला जाता है, एक AMU बोला जाता है, इसी को एक U भी बोला जाता है, क्योंकि मैंने बोला ना AMU और U एक ही बात है, AM हटा दे U लगा दे, ठीक। बोले सर जाके बता दूं पक्का, मैंने पक्का बता दे, 100% बता दे। सर इसमें कोई झोलझाल बाकी तो नहीं है, पहले की तरह वापस से लात खा के आऊं। मैंने कहा सुन के जा, एक एग्जाम्पल साथ में लेके जा। बोले सर एग्जाम्पल कैसे, देख अगर मान ले तुझे कोई कह दे कि भैया Na का एक परमाणु का द्रव्यमान बता, ग्राम में बता, किसमें बता, ग्राम में बता। तो गौर से सुनना, उसको ये बोलना भाई तुझे मालूम है ये 23 AMU होता है। बोले हाँ होता है। बोले इसको गौर से देख। बोले देखूं, बोले हाँ। तुझे क्या लगता है AMU कहाँ से आया था? बोले यहाँ से आया था। यहाँ से आया था? बोले हाँ यहाँ से आया था। अच्छा तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/Na ग्राम, लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ सर, कोई दिक्कत नहीं, लिख लो क्या दिक्कत है, यही मान आएगा। बोले हम कैसे मान ले? बोले सॉल्व करके देख ले। सॉल्व करके बताया, हाँ यार, अरे यार यही मान आ रहा है यार, सही बोल रहा है साइंटिस्ट। तो साइंटिस्ट सही बोल रहा है। साइंटिस्ट के पीछे कौन खड़े थे? गुरुजी खड़े थे। तो उन्होंने कहा भैया कि इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो 23 ग्राम प्रति मोल। क्यों? क्योंकि 1 मोल बराबर होता है Na, यानी कि आवोगाद्रो संख्या। 1 मोल बराबर क्या होता है बेटा? आवोगाद्रो संख्या। सही है। तो इस Na को 1 मोल भी तो लिख सकता हूँ ना, 23/1 मोल तो ग्राम प्रति मोल। तो इसलिए Na के एक परमाणु का जो भार है ग्राम में, वह ये होता है बेटा, वह ये होता है। बोल क्लियर हुआ? समझ में आई कहानी? पक्का? चल आ जा, अगला देख। रासायनिक सूत्र क्या होता है सुन ले, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक। क्यों? इसमें अणु सूत्र और मूलानुपाती सूत्र है। हर साल एक सवाल यहां से देखने को मिलता है नीट में। अगर मैं ईयर बताऊं तो 20 में भी आया, 21 में भी आया, 22 में भी आया, 23 में भी आया, है ना, आता ही जा रहा है, रुक बिल्कुल भी ना। पहले भी आ रहा था, ऐसी बात नहीं है पहले नहीं आ रहा था, ठीक है ना। तो अब तक मैंने 2 टॉपिक बता दिए, एक रासायनिक संयोग का नियम और दूसरा ये जहां से क्वेश्चन आते हैं, राइट। तो रासायनिक सूत्र, किसी अणु में उपस्थित अवयवी परमाणुओं का प्रदर्शन, पहले बता चुका हूं। अणु सूत्र क्या होता है? जो आपके एक अणु में उपस्थित प्रत्येक तत्व की या प्रत्येक परमाणु की करेक्ट संख्या बताए, बिल्कुल सत्य संख्या, सिंपल शब्दों में समझा रहा हूं, ठीक है ना। प्रत्येक अवयवी कण की बिल्कुल सही संख्या दे दे तुम्हें। C6H6, कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 6 है, मुझे पता है ये बेंजीन का फॉर्मूला है, ये अणु सूत्र है उसका। मूलानुपाती सूत्र क्या होता है? जो उन तत्वों के, उन परमाणुओं की संख्या का एक सरल अनुपात दे दे तुम्हें। क्या दे दे? एक सरल अनुपात दे दे। जैसे 6:6 क्या आएगा? 1:1, है ना। वह सूत्र जो अणु में अवयवी परमाणु की संख्या का सरल अनुपात बताता है, यह वास्तविक संख्या दर्शाता है। तो C6H6 का मूलानुपाती सूत्र क्या हो जाएगा? CH हो जाएगा। मूलानुपाती सूत्र एक से अधिक अणुओं के लिए लगाया जा सकता है। जैसे मैं अगर इसका गुणा 2 से कर दूं तो ये बनेगा C2H2। क्या बनेगा? C2H2, जो कि एसिटिलीन का अणु सूत्र है। किसका है? एसिटिलीन का। बात समझ में आई? पक्का है? श्योर है? चल इसके बाद मेरी बात सुन। रासायनिक सूत्र निकालने की विधि, रिकॉर्डिंग है ना। रासायनिक सूत्र निकालने की विधि तो अपन कहें डिटर्मिनेशन ऑफ केमिकल फॉर्मूला कैसे करेंगे बेटा, है ना। किस तरीके से करेंगे तो देखो जरा। मूलानुपाती सूत्र निर्धारण अगर हम करना चाहें तो किस प्रकार किया जाएगा, समझना। प्रत्येक अवयव का भार प्रतिशत निकालो। सबसे पहले क्या निकालो? भार प्रतिशत, जो दे रखा होता है, कायदे से दे रखा होता है, तो परेशान मत होना। अवयवों का मोल अनुपात ज्ञात करना दूसरा स्टेप है। तीसरा स्टेप क्या है? मोल अनुपात को पूर्ण संख्या अनुपात में बदलना। इसके बाद उसके सरल मोल अनुपात निकाल लेना। ये काम आपको करने हैं, ठीक। किस तरीके से? देखो फॉर्मूला है, क्वेश्चन है आपके पास, है ना, लिख के लाया, इसलिए लिख के लाया ताकि तुम्हारा टाइम खराब नहीं हो बिल्कुल भी। देखो फॉस्जीन एक जहरीली गैस है जिसे प्रथम विश्व युद्ध में प्रयुक्त किया गया। इसमें 12.1% कार्बन, 16.2% ऑक्सीजन और 71.7% Cl द्रव्यमान से है। फॉस्जीन का मूलानुपाती सूत्र क्या है? पहला काम, भार प्रतिशत दे रखा है, 12.1 दे रखा है, 16.2 दे रखा है, 71.7 दे रखा है। मोल अनुपात निकालना चाहता हूं तो पहले तो मोल निकालने पड़ेंगे। पहले क्या निकालना पड़ेगा? मोल निकालना पड़ेगा। तो मोल निकाला था 12.1/12 1.01 आ गया, 16.2/16 1.01 आ गया, 71.7/35.5 2.02 आ गया, ठीक। इनमें से जो सबसे छोटा मोल अनुपात है, जो मोल है ना, सबसे छोटा मोल मान लो इसको, हटाओ अनुपात यहां से,
ठीक, मोल निकालना है तुमने। तो अभी जो मोल निकल के तुम्हारे सामने आए, सबसे छोटा जो है उसमें उससे सबका भाग दे दो, उससे क्या कर दो, सबका भाग दे दो। तो 1.01 बटा 1 कितना गया, 1 1 2, यानी कार्बन है 1, O है 1 और Cl है 2, मूलानुपाती सूत्र आ गया COCl2। ऑप्शन नंबर ए आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए आंसर आ गया। क्लियर है, सही है, कोई समस्या वाली बात नहीं है, एकदम आसान। चल आगे देख रहे झमूरे, ए झमूरे आगे देख, ये आ गया भैया तेरा मोल, है ना। अब जैसा कि मैंने तुझे बताया कि एक देख गुब्बारा कैसा लग रहा है रे, गुब्बारा है, ये देख, ये तेरा एक वजन नापने की मशीन, ये मैं ऐसे ला के ढूंढ के लाया हूं तुम्हारे लिए कहीं से, है ना, तुम भी ढूंढोगे तुम्हें मिल जाएगा। तो भैया सुनो और समझो, क्या कि 1 मोल बराबर Na बराबर 6.022 गुणा 10 की घात 23, 10 की घात 23 ये होता है सामान्य तौर पे। भार के रूप में उसे कैसे लिखना है ना, और आयतन के रूप में उसे कैसे लिखना है, या फिर कणों की संख्या के रूप में कैसे लिखना है, तो ये उसका प्रदर्शन है बेटा। वॉल्यूम एसटीपी पर, अब एसटीपी जो आज के समय पे इस्तेमाल होती है वो क्या है, प्रेशर इस्तेमाल होता है 1 बार, है ना, और तापमान इस्तेमाल होता है बेटा 273 केल्विन, 273 केल्विन इस्तेमाल होता है बेटा, ठीक है। ये नया एसटीपी है जिस पर किसी भी गैस का 1 मोल, किसी भी गैस का 1 मोल 22.7 लीटर द्रव्यमान को घेरती है, सही। अगर इसी की जगह पे तुम्हें पुराना एसटीपी या एनटीपी मिल जाए तो उसमें प्रेशर को लिखते हैं बेटा 1 एटीएम, है ना, तापमान लिखा जाता है 273 केल्विन, राइट। तो इस कंडीशन में किसी भी गैस का 1 मोल 22.4 लीटर, है ना, 4 लीटर आयतन को घेरती है, सही है। मान ले पास्कल में मिल जाए 298 केल्विन, तापमान मिल जाए एसटीपी जिसे कहते हैं, है ना, पी मिल जाए 10 की घात 5 पास्कल, ठीक, और तापमान मिल जाए 298 केल्विन, सही है। तो ऐसी कंडीशन में ध्यान रखना कि यहां पर किसी भी गैस का जो 1 मोल होगा वह 24.8 लीटर आयतन को घेरेगा बेटा। ये 3 कंडीशन है तुम्हें ध्यान रखनी है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर इंग्लिश में याद रखो, लिखा भी यही आता है, एसटीपी पर, एनटीपी पर, एसएटीपी पर लिखा यही आता है, ठीक है ना, हिंदी में भी ये लिखा था, तो यही याद रखना है। सुन लो, एनटीपी पर नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, नेशनल मत बोल देना, नेशनल टेम्परेचर एंड प्रेशर ऐसा नहीं है, ठीक है ना। एसएटीपी स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक। ये वाई डायग्राम है बेटा। अगर मोल से आयतन पे जाना हो तो 22.4 बटा 1 मोल, है ना, बटे 1 बटा कर देते हैं मोल में, और आयतन से यहाँ आना हो तो मोल बटा आयतन कर दो, मोल बटा आयतन कर दो, सीधा आंसर आ जाएगा, ठीक। यहाँ अगर देखूँ, यहाँ अच्छा इसको और अच्छे से समझना हो तो सुन ले, समझ ले। अगर कभी भी तुझे मोल से कहाँ जाना है, आयतन पे जाना है, मोल से कहाँ जाना है, आयतन पे जाना है, तो तू क्या करेगा, मोल को गुणा कर दे। समझ इसको कि इसको मैं कंडीशंस को यहाँ लिख रहा हूँ। सबसे पहली कंडीशन है आयतन की, है ना, सीधे सीधे फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं, एनटीपी एसटीपी पर बात हो रही है, या एसटीपी, ये पुराना एसटीपी लिखा हुआ है या ओल्ड है ये एसटीपी, ये ध्यान रखना, ठीक है ना, ओल्ड है इसलिए 22.4 लिखा हुआ है। तो आयतन की अगर बात करूँ, है ना, ओल्ड एसटीपी पे, पुराने एसटीपी पे, तो क्या है, सुन, आयतन निकालना हो तो n गुणा 22.4 लीटर, खत्म, पहला सूत्र है। दूसरा, कणों की संख्या, कणों की संख्या तो मोल गुणा Na, मोल गुणा Na। इसी प्रकार अगर मैं आपको कह दूं भार, भार हो जाएगा मोल गुणा मोलर द्रव्यमान, है ना, मोलर द्रव्यमान नहीं लिख के अगर मैं इसे ये लिखूं ना, मोलर द्रव्यमान नहीं लिख के अगर मैं इसे लिखूं ग्राम अणुभार या ग्राम मॉलिक्यूलर मास, अरे इसको मोलर द्रव्यमान रहने दो, वही याद है तुमको, मोलर द्रव्यमान, तो ये सारे सूत्र आपके फलित हो जाएंगे इसके अंदर और आपको याद रह जाएंगे, सही है। बोलो, आसान चीज़ें हैं, ये आपने वैसे पढ़ रखी हैं और वैसे भी आपको याद रहनी चाहिए, ठीक। तो मोल से आयतन पे जाना हो तो डिवाइड कर दो, आयतन से मोल पे आना हो, सॉरी हाँ, मोल से आयतन पे जाना हो तो गुणा कर दो, और आयतन से मोल पे आना हो तो भाग दे दो, ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। ऐसे यहाँ पे, ऐसे ही वहाँ पे, कोई दिक्कत समस्या परेशानी। अब देखो कुछ बातें हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बता दी हैं कि कैसे कैसे याद कर सकते हो। तो W ग्राम तत्व परमाणु की संख्या, W बटा GAM, ग्राम परमाणु। अब ग्राम परमाणु जब भी लिखा मिल जाए ना, ये ग्राम परमाणु, इसको मोल ही कहते हैं, ध्यान रखना। परमाणुओं की संख्या मिले तो N2Na कर देते हैं, N into Na, यही लिखा था अभी,
ठीक, ग्राम अणुओं की संख्या, ये रहे मोलों की संख्या। सेम तरीके चलते जाओ, दिया गया द्रव्यमान मोलर द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान मोलर द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आपने आज तक वही पढ़ा है, अपने कंसेप्ट को हिलाओ मत। ठीक, सही फॉर्मूला ये होता है, ग्राम तत्व का ग्राम परमाणु भार या फिर तत्व का ग्राम अणु भार। क्यों? ग्राम परमाणु भार या ग्राम अणु भार के अंदर ही वो यूनिट होती है जिससे मोल निकल के आ सकता है। सर ये वाली बात थोड़ी सी हजम नहीं हुई, ढंग से बताओ, तो ढंग से बता देता हूं। इधर देख ले, ये देख, 23 ग्राम प्रति मोल मोलर द्रव्यमान होता है। 1 मोल पदार्थ का द्रव्यमान, किसका? 1 मोल पदार्थ का द्रव्यमान, ठीक है ना। तो 1 मोल पदार्थ का द्रव्यमान मतलब 23 ग्राम इंटू 1 मोल, मोल से मोल कट गया, 23 ग्राम ही बच गया है। तो केवल कितना बच गया? केवल 23 ग्राम बच गया केवल। तो ग्राम से ग्राम तो कैंसिल हो जाएगा, मोल इकाई रहती है, राशि थोड़ी है हमारे पास, मोल की तो यूनिट होती है, इसलिए लगाया जाता है। सही है। अणुओं की संख्या वही Na से निकाल दो डायरेक्ट। x अणुओं के लिए मोलों की संख्या x बटा Na, n मोल अणुओं में उपस्थित कुल परमाणु संख्या n इंटू परमाणुकता। परमाणुकता का मतलब एक अणु में कितने परमाणु उपस्थित हैं। अणु में अगर परमाणुओं की संख्या निकालनी है तो सीधा क्या करेगा, n गुणा Na गुणा परमाणुकता, खत्म, सिंपल। अगला देख, आदर्श गैस समीकरण। मैंने अभी जितने भी मान पहले लिखे हैं ना, एसटीपी पे, एनटीपी पे, वो सब यहां से निकाले जा सकते हैं, वो सब यहां से निकाले जा सकते हैं। ठीक है साहब। तो P क्या है? गैस का दाब, V गैस का आयतन, गैस के मोल, गैस नियतांक। इसको तुम याद रखोगे अब से 1/12 है ना। ATM, ये वायुमंडल का मतलब ATM, लीटर, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स, ऐसे याद रखोगे। 1/12 का मान यही होता है, ठीक है। और ताप केल्विन। R का मान जिनको याद रखने में समस्या होती है वो अब से 1/12 याद रखेंगे भैया। R का मान कितना रखेंगे? 1/12। क्लियर है? चल, गैस तंत्र के किसी भी दो के मध्य संबंध, तो P1 V1 बटा T1 बराबर P2 V2 बटा T2 मामा। P1 V1 बटा T1 बराबर P2 V2 बटा T2 मामा। बच्चा आ जाओ इधर देखो, है एक अवस्था में और दूसरी अवस्था में गैस के दाब, आयतन, ताप। सही है। आगे सुन, घनत्व का भी निकाला जाए तो D बराबर लिखा जाता है M बटा V। ठीक, अब V को मैं क्या लिख सकता हूं? V को मैं क्या लिख सकता हूं? RT बटा P। यहां से 1 मोल के लिए, कितने मोल के लिए? 1 मोल के लिए RT बटा P। तो आंसर आ जाएगा D बराबर M बटा R P अपॉन T। D बराबर M बटा R गुणा P बटा T। सही, मान रख दो सीधा सीधा। अगला, मोल एवं मोल अवधारणा। ये क्या है? देखो असल चीज अब है, अब तक तो केवल मोल की कैलकुलेशन थी। अच्छा, अगर आप ऐसा सोच रहे हो सर क्वेश्चन हम लाइव करेंगे, है ना। इस पूरे को लेक्चर को ढंग से देखना, समझना, उसके बाद जो क्वेश्चन लेके आऊंगा वो सारे के सारे PYQ होंगे और बढ़िया बढ़िया सवाल होंगे, ये ध्यान रखना। बहुत सारे PYQ, बहुत सारे मेरे खुद से बनाए हुए क्वेश्चन, अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आपको मैं बीच में लेकर आऊंगा। 25-30 सवाल अपन 1 घंटे में, 2 घंटे में, जितने टाइम में लगेगा, जितना चलेगा उतना करेंगे। सही, आ जाओ देखो। तो भैया किसी रासायनिक अभिक्रिया के संतुलित समीकरण में उसके अवयवी क्रियाकारक एवं क्रियाफल अणुओं के मध्य जो अनुपात होता है वही अनुपात क्रमशः उनके मोलों का एवं एनटीपी पर आयतनों का भी होता है। ठीक है, उनका भी होता है। जैसे मैंने यहां कहा Fe2SO4 होल थ्राइस BaCl2 से बना BaSO4 प्लस FeCl3। अगर मैं अनुपात देखूं अणुओं का तो ये 1 है, ये मेरे पास संतुलित समीकरण में 3 हो जाएंगे, तो 3 यहां पर 3 और यहां पर 2। मोलों का अनुपात भी यही होगा, 1:3:3:2। सेम अनुपात आएगा। क्यों? क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक जो होते हैं उन्हें कुछ नहीं देने पर, जब तक कुछ नहीं दिया जाता उन्हें ही मोल मानते हैं। स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक ये जो आगे लिखे हुए ना यहाँ पर 1, ये 3 और ये 2, यही हमारे क्या होते हैं बेटा? स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक होते हैं। और इन्हीं गुणांकों को जब तक कुछ नहीं दिया जाता तब तक मोल माना जाता है। क्या माना जाता है बेटा जी? मोल माना जाता है। अगला देख, सीमांत अभिकर्मक, वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। PYQ यहां से काफी आते हैं। ठीक, तो क्या है, सिंपल तरीके से समझ, 2 अभिकारक अभिक्रिया कर रहे हैं, ये वाला ससुरा खत्म हो गया, पहले ये बच गया। तो जो खत्म हो गया वह सीमांत अभिकारक है, जो खत्म हो गया वह सीमांत अभिकारक है, जो बच गया वह आधिक्य अभिकारक है। ये अधिकता में है तो आधिक्य अधिकारक, ये भैया सीमांत में चले गए, सीमांत अभिकारक। खत्म, सीमा हो गई इनकी, खत्म हो गई इनकी लिमिट। ठीक साहब। इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टार, उत्पाद के मोल कौन डिसाइड करेगा? कम वाला कि ज्यादा वाला? कम वाला। बोले मैं खत्म हो जाऊंगा तो अभिक्रिया किससे करेगा बे? हैं? बोले मैं डिसाइड करूंगा, भले ही मैं पहले खत्म हो रहा हूं, पर आई एम द इंपॉर्टेंट पर्सन। मैं क्या हूं? इंपॉर्टेंट पर्सन। साले मैं खत्म हो जाऊंगा तो अभिक्रिया किससे करेगा? किसी से नहीं।
डोलता इधर से उधर, झुंझुना बजा, कोई टेंशन नहीं। तो इसका मतलब ये कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो भैया जैसे मान लो 14 ग्राम C2H4 के पूर्ण दहन हेतु आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा आपको पता करनी है। तो C2H4 के लिए एल्कीन है, O2 लिख लो, C2H4 प्लस O2 CO2H2O संतुलित कर लो, आपके पास आएगा 1:3:2:2। ठीक, अब सुन, दहन 14 ग्राम के मात्रा के मोल कितने भैया, 14/28 1/2। क्यों मोल निकालने का काम, इसलिए क्योंकि मुझे हमेशा मोल जो है विश्लेषण से ही काम करना है, मुझे कभी भार में नहीं करना है, ध्यान रखना। भार वाला कई बार टिपिकल, हालांकि भार वाला भी मोल में जाता है एंड में, तो इसलिए किससे कर लूंगा ज़्यादा अच्छा है, बोलो, मोल से कर लूंगा। तो मोल निकाल लिए, तो चूंकि 1 मोल के लिए कितने की आवश्यकता है, 3 मोल की, तो इसलिए 1 मोल के लिए कितने की आवश्यकता है बेटा, 1/2 मोल की, तो 1/3 मोल की, सॉरी, तो 1/2 मोल के लिए कितने की आवश्यकता होगी, बोल जवाब दे, 3/2 मोल की। 3 × 1/2, एक नियम बोलते हैं ना इसको, यूनिटरी मेथड जिसे कहते हैं, वही लगा रहे हैं। तो इसलिए 3/2, तो ग्राम में मात्रा, मोल गुणा अणुभार, मोल गुणा अणुभार कितना आ गया बेटा, 48 आ गया। कितना आ गया बेटा जी, 48 आ गया मेरे पास। बोल आया कि नहीं आया, क्लियर है कि नहीं है, बोल। अरे आसान है ना चीज, बहुत बढ़िया। आगे सुन, आगे सुन, ये वाली चीज, ये है बेटा आपका परमाणु संरक्षण का सिद्धांत। ये ऐसे समझ में नहीं आएगी, है ना, ये क्वेश्चन के साथ ही समझ में आपको आएगी। परमाणु संरक्षण का सिद्धांत, POAC। अब कभी भी लिखा जाएगा तो इसको क्या लिखेंगे, POAC लिखेंगे, प्रिंसिपल ऑफ आइटम कंजर्वेशन, आइटम कंजर्वेशन, एटम कंजर्वेशन, ठीक है ना, परमाणु संरक्षण का नियम, राइट, परमाणु संरक्षण का नियम है, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। ये बिल्कुल उस तरीके से काम करता है जैसे आपका कौन काम करता है, जल्दी बोलो, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कार्य करता है। ये पता क्या कहता है भाई, सुनो, मुझे नहीं पता समीकरण संतुलित कैसे होगी। मान लो कोई 10-12 स्टेप की अभिक्रिया है, पदों की अभिक्रिया, तुम्हें थोड़ा ना मालूम है, मुझे भी नहीं मालूम है, अभिक्रिया ही नहीं मालूम है। पहली बात तो अभिक्रिया चल क्या रही है, कि बीच के अभिक्रिया पता हो तो फिर अभिक्रिया हमें मालूम है, लेकिन अगर बीच के पद ही नहीं मालूम है, सीधा कह रहा है कि भाई यहाँ से शुरू हुई है और कहीं एंड में जाके अभिक्रिया खत्म हो रही है और वो ये बना रहा है, अब तुम बताओ। तो इसके लिए लगाता है परमाणु संरक्षण, क्योंकि जितने परमाणु शुरुआत में रहे होंगे उतने ही तो बाद में बने होंगे। भाई जितने परमाणु, अपन संतुलित अभिक्रिया में क्या करते हैं, जितने परमाणु शुरुआत में है उतने ही बाद में रहे होंगे, तो वही करते हैं कि KClO3 के मोल बराबर KCl के मोल। इसके अंदर किसी एक आध को देख लो, है ना, जैसे यहाँ का तो भाई असंतुलित रासायनिक समीकरण है ये, ठीक है, इसमें K कर लो। अब देखो क्रिया कारक में K के कितने परमाणु हैं बेटा, क्रिया कारक में K परमाणुओं के मोल बराबर उत्पाद में K परमाणुओं के मोल। सही है, सही है, बिल्कुल सही है सर। तो KClO3 में K के परमाणु के मोल या KCl में, ये भी सही है, इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है हमें। इसके बाद अगर हम कहूँ भाई KClO3 के 1 मोल में K का 1 परमाणु होता है, भाई जब इसका केवल 1 मोल है मेरे पास तो इसमें 1 परमाणु है, इसका भी 1 मोल तो 1 परमाणु, मतलब इन दोनों के मोल बराबर हैं। अब मुझे कुछ भी सॉल्व करना है, जो भी भार इनका दिया गया उससे मैं सॉल्व कर सकता हूँ। और ज़्यादा डिटेल में आप इसको कैसे समझ पाओगे, और ज़्यादा डिटेल में कैसे समझ पाओगे, जब हम इसमें क्वेश्चंस करेंगे बेटा, जब हम इसमें क्या करेंगे बेटा जी, क्वेश्चंस करेंगे। और बहुत जल्द अगली क्लास में मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ क्या, क्वेश्चंस। क्या लेकर आने वाला हूँ, क्वेश्चंस। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, मोल कॉन्सेप्ट इतना सा ही होता है, बाकी सब इसके केवल क्वेश्चंस होते हैं, ध्यान रखना। हर क्वेश्चन में इसका अलग अलग प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है। हमने लगभग मेरे हिसाब से ये 30 या 32 मिनट का लेक्चर होगा, इसके अंदर मैंने पूरा मोल कॉन्सेप्ट कवर अप कर दिया है। सांद्रताएं सुन लो, खुद बोल रहा हूँ, सांद्रताएं नहीं बता रहा हूँ, सांद्रताएं क्वेश्चन के साथ ही बताऊंगा। क्यों, रिलेट करने के लिए चाहिए हमें साथ में। हम ऐसे नहीं कर सकते हैं कि पहले थ्योरी पढ़ लेंगे, इसमें कोई थ्योरी नहीं है, ये ध्यान रखना। मोल कॉन्सेप्ट हो गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, आपके पास थर्मोडायनेमिक्स हो गई, आपके पास इक्विलिब्रियम हो गया, साम्यावस्था हो गई, रिडॉक्स अभिक्रिया हो गई, है ना, विलयन हो गया, आपके पास जो है विलयन में चलो फिर भी थोड़ी बहुत हो जाती है पर नहीं होती, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया। ये जो चैप्टर हैं इसके अंदर थ्योरी इतनी नहीं है जितने कि उनके क्वेश्चंस आपको करने हैं। इसलिए इन पर्टिकुलर चैप्टर्स का थ्योरी का ये वाली सीरीज होगी, किसी की 40 मिनट, किसी की 1 घंटा, ऐसे साम्यावस्था है। साम्यावस्था अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन रासायनिक साम्य के केवल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पूरे के अंदर टॉपिक एक ही लगता है, KC और KP, KC KP, रासायनिक साम्य की बात कर रहा हूँ, KC और KP और KX और KN, खत्म। इसके अलावा कुछ लगता ही नहीं है, सब जगह यही लगा जा रहा है। समझ आ गई ना मेरी बात। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ तक आपका मोल अवधारणा, मोल कॉन्सेप्ट कंप्लीट, कुछ बाकी नहीं है। अब तुमको सार्थक अंक और ये सब, तो ये सब हमारे कोर्स में नहीं है,
ठीक है। फिर भी मैं एक दो जगह पे कहीं पे तुम्हें सार्थक अंकों के बारे में बता दूंगा। तुम फिजिक्स में भी उस चीज़ को पढ़ते हो, बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, यूनिट डायमेंशन पढ़ रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो सार्थक अंक वहाँ पे भी आ रहे हैं, तो वही सेम चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई होती है। ठीक, तो वो आप वहाँ पढ़िए, डबल मेहनत में नहीं फंसेंगे बेवजह किसी वजह से, राइट। यहाँ तक हमारा मोल कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाता है। चलिए, तो अगले लेक्चर के लिए अगर एक्साइटेड हो, जिसमें अपन क्वेश्चन करने वाले हैं और वो लाइव होगा, ध्यान रखना। वो कैसे होगा? लाइव होगा, टाइम आपको पता चल जाएगा। डोंट वरी, जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप सब मेरे साथ बने रहें और इसी तरीके से माइंड मैप सीरीज को आगे बढ़ाते रहेंगे। बाय, सी यू।